वीडियो एडिटिंग एक आर्ट नहीं साइंस है। हाँ, इस बात का मुझे तब पता चला जब मैं पावर पॉइंट के इस्तेमाल से वीडियोस बनाता था और मजे की बात यह है कि उन्हें पब्लिश भी कर देता था। ये वीडियो मेरी आपकी इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है। वैसे तो मुझे खुद लगता है कि मैंने इसे क्यों अपलोड किया, लेकिन मुझे और सीखने की जरूरत है। अगर मैं पहले नूब था तो अभी बिगिनर ही हुआ हूँ, लेकिन आप लोग तो ऐसे कमेंट करते हो कि गॉड ही मैं हूँ एडिटिंग का, और इसलिए मैंने आज तक कभी एडिटिंग पे कोई वीडियो नहीं बनाया अपनी। क्या बताऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, हम पीपीटीज बनाकर यहाँ तक आ गए हैं तो उसके बीच के जर्नी में जो चीजें सीखी हैं वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं थी, उसमें साइकोलॉजी भी थी और कुछ ऐसे कट्स लगाने सीखे जिससे व्यूअर आपकी वीडियो को एक के बाद एक वॉच करता जाए। तो सोचा वही बता दे। सिर्फ एक सेकंड लगता है किसी को आपकी वीडियो को छोड़ने के लिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि उस एक सेकंड के मोमेंट में आप कितना इमोशन, कितना रोमांच भर सकते हैं एक के चेहरे पे। वही तो है एडिटिंग। खुदा कागज था ये मन मेरा, एडिट किया नाम इस पे तेरा। अब देखो एडिटिंग की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एडिटिंग साइकोलॉजी में 3 कैटेगरीज बांटी गई हैं: इमोशन, सबकॉन्शियस हैक और तीसरा स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग जो है वो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग की साइकोलॉजी की बात करें तो इन 2 कैटेगरी से वो काम हो सकता है। तो आज हम इन 2 के बारे में ही बात करेंगे। तो बात करें अगर पहले कैटेगरी की, तो वो इमोशन है भाई, दिल दा मामला है। तो एक बात जो है वो गांठ बांध लो कि इमोशंस जो है वो आपकी वीडियो का एसेंस है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी इमोशन को वैल्यू नहीं कर रहे हो सामने तो उसका कोई मतलब ही नहीं। इमोशन से ही आपकी स्टोरी आगे बढ़ती है, वरना क्यों ये पॉडकास्ट अब एक ही इंट्रो लगाने लगे। पहले और आज के एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? आज से 1500 साल पहले नालंदा वाज एट इट्स पीक और उसमें उस टाइम पे 10,000 स्टूडेंट्स थे। What is the most expensive thing you've like bought? So I bought a yacht. I think all expensive purchases are for the boy inside and not the man. पहले और आज के एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? आज से 1500 साल पहले नालंदा वाज एट इट्स समझ गए ना, हाइप क्रिएट कर रहे हैं तो वो इमोशन जागृत करना चाहते हैं आपके अंदर पहले से ही। अब एग्जांपल लो, अगर मैं एक फ्रेम में एक आदमी बता रहा हूँ वो दुखी है बहुत, और उसके साथ ही अगले फ्रेम में मैं उसकी खाली जेब दिखा दूं या खाली सूप का बॉल दिखा दूं, तो आप बड़े समझदार हो, आप समझ जाओगे ये इसकी हालत खराब लग रही है, गया ये। और मैंने तो सिर्फ आपको फ्रेम्स दिखाए, कुछ बोला, कुछ लिखा भी नहीं, और आप समझ गए। तो ये बड़ा ही बेसिक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लो तो गुल्लक वेब सीरीज आपने देखी होगी, तो उसका इंट्रो, कलर ग्रेडिंग, सभी चीजें आपके नॉस्टैल्जिया को हिट करती हैं, ताकि आप उससे रिलेट करने पे मजबूर हो जाएं और IMDb पे जाके रेट कर दें। अब इमोशंस को वीडियो एडिटिंग में डालने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला आता है कॉग्निटिव लोड। हाँ, घबराओ मत, मैं आपको आसान करके बताऊंगा। आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपने वीडियोस में 1 से 3 या मैक्सिमम 4 सेकंड्स के बाद अपना फ्रेम चेंज कर देते हैं? आपको पता चला? फिर से देखना वीडियो, तब पता चलेगा। कॉग्निटिव लोड व्यूअर्स को मजबूर करता है कि वो जो कंटेंट देख रहे हैं उसको प्रोसेस करने के लिए वो थोड़ी और मेहनत करें। जो आपके ब्रेन के अंदर टेंशन्स और एक्साइटमेंट्स को क्रिएट करे, वही है कॉग्निटिव लोड। हाँ, मैं मानता हूँ इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए, वरना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं ऑल क्लियर हो जाता। तो आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए कॉग्निटिव लोड के अंदर। तो इसकी वर्किंग देखो। अब व्यूअर आपको सुनता है, चीजें उसके सामने चल रही होती है और वो समझने की कोशिश करता है। उसे 2 से 4 सेकंड तब तक प्रोसेस करने में लगते हैं और उसी दौरान अगला फ्रेम आ जाता है नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब ब्रेन जो है उस नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है, जिससे उसको समझने में थोड़ा 1 और सेकंड लगता है और उतनी देर में ही अगली इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर वो प्रोसेस करता है 1 से 2 सेकंड और फिर अगले फ्रेम में एक नई इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये एडिटिंग की एक टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है कॉग्निटिव लोड को बढ़ाने के लिए। अब इसका इस्तेमाल ज्यादातर केस स्टडीज वीडियो में या डॉक्यूमेंट्रीज में किया जाता है, ताकि आपका जो व्यूअर है वो बोर ना हो, वो एंगेज रहे। अब सवाल आता है कि इस कॉग्निटिव लोड को एडिटिंग के अंदर कैसे किया जाए। तो उसके 2 मेजर तरीके आते हैं। पहला, एडिट स्पीड। आप एक सिंपल सा थंब रूल हमेशा याद रखना कि स्लो एडिटिंग पेस जो होती है वो आपका मूड सेट करती है, और जो फास्ट एडिटिंग पेस होती है वो एक्साइटमेंट जनरेट करती है। और अपने नोटिस किया, हमने भी कुछ ऐसा ही किया। वीडियो की शुरुआत हुई। वीडियो एडिटिंग एक आर्ट नहीं साइंस है। हाँ, इस बात का मुझे तब पता चला जब मैं पावर पॉइंट के इस्तेमाल से वीडियोस बनाता था, और जब इंट्रो के पास हम आए, सिर्फ एक सेकंड लगता है किसी को आपकी वीडियो को छोड़ने के लिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि उस 1 सेकंड के मोमेंट में आप कितना इमोशन, कितना रोमांच भर सकते हैं एक के चेहरे पे। वही तो है एडिटिंग। अब आजकल जो आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो वो एक्साइटमेंट को पहले जनरेट करते हैं। एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? आज से 1500 साल पहले नालंदा वाज एट इट्स पीक और उसमें उस टाइम पे 10,000 स्टूडेंट्स थे। फिर
उसके बाद आपका मूड सेटअप करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। अब दूसरा तरीका आता है ब्लिंकिंग पैटर्न। अब ये बड़ी मजेदार चीज है, सुनो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम अपनी वीडियो को चालू करते हैं देखने के लिए, तो आपने कभी नोटिस किया है कि एक क्रिएटर्स उस वक्त फ्रेम चेंज करता है जब आपकी पलकें झपकने वाली हो या झपक चुकी हो, या एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे झपके जहां पर वो कट ले रहा हो। अब पहले बता रहा हूँ, इसका कोई थंब रूल नहीं है या कोई भी एडिटर ये सोच के नहीं करता होगा, लेकिन ये ऐसी एक चीज है जो नेचुरली हो जाती है। देखो, सबकी अपनी आदत होती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ऑन एन एवरेज ह्यूमन आई ब्लिंक जो होता है वो 1 से 10 सेकंड के बीच 2 से 3 बार तक ब्लिंक हो सकती है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, हम सीन या वीडियो को तब कट करते हैं जब नेचुरली किसी का ब्लिंक हो रहा हो या उसके आसपास कहीं कट लगाएं। जिससे होता क्या है, आपकी ब्रेन की रिदम जो है उस वीडियो के साथ मैच कर जाती है। वीडियो चल रहा है, एक कट आया, आपने ब्लिंक किया, अगला सीन आया, फिर ब्लिंक हुआ, सीन कट हुआ, अगला सीन आया, फिर आपने आंखें झपकाई, फिर एडिटर ने वहां पर कट डाला, ट्रांजिशन डाला और अगला सीन आ गया। आपको पता भी नहीं चला, आपने ब्लिंक करने के साथ ही अगला सीन आ गया। तो वहां एडिटर्स चाहते हैं कि एक रिदम में आप ब्लिंक करें, और इसीलिए भी आप देखते हैं कि 2 से 4 या 5 सेकंड के बाद आपको कट या ट्रांजिशन ले ही लेना चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल ब्लिंक के साथ आपको अगला फ्रेम आ जाता है। और अगर आपको नहीं पता हो तो ये बता दूं, हम ब्लिंक क्यों करते हैं, तो उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हमारा ब्रेन जो है वो विजुअल प्रोसेसिंग कर रहा होता है ब्लिंक के समय। जैसे ही हम ब्लिंक करते हैं तो लाइट पैटर्न्स चेंज होते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर विजुअल सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं जब आंखें खुली होती हैं और फोकस्ड में रहती हैं। और जैसे ही हम ब्लिंक करते हैं तो वो इमेज को प्रोसेस करने के लिए अपने ब्रेन को भेज देता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है। और इमोशंस को बढ़ाने का दूसरा तरीका होता है कलर ग्रेडिंग। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कैमरा मूवमेंट्स, लाइटिंग सेटअप्स ये भी बहुत मैटर करते हैं वीडियो एडिटिंग में, लेकिन आज हम उन पे बात नहीं करेंगे। अब एडिटिंग साइकोलॉजी का दूसरा तरीका आता है सबकॉन्शियस हैक। पहला सबकॉन्शियस हैक तो वही है जो मैंने आपको बताया कि ब्लिंकिंग पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा आता है बैकग्राउंड म्यूजिक। आपको अभी तक पता चला कि इस वीडियो के दौरान हमने 3 से 4 बैकग्राउंड म्यूजिक्स को बदल दिया था, क्योंकि वो इमोशंस के साथ मैच कर गए, इसलिए आपको पता नहीं चला। तो आपका जो वीडियो का फ्रेम है उसकी ऑडियो जो है अगर वो सिंक होती है तो व्यूअर ज्यादा देर तक उसे पसंद करता है वॉच करना। टेंशन का माहौल, डर का माहौल और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में धक 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 धक, तो भाई देखना ही पड़ेगा आगे क्या होगा। अब उसमें एक और चीज आती है, वो है साउंड इफेक्ट्स का यूज करना। वो तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा, हमने छोटी से छोटी जगह पे भी अपने साउंड इफेक्ट्स को यूज किया है। और एक और एग्जांपल दूं तो ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश यादव, किसके फैन बेस से मुझे ज्यादा गालियां पड़ेंगी? तो आपको तो पता ही है, ध्रुव राठी एक आज साल से एल्विश यादव को कब से टॉन्ट मार रहे थे, पोक कर रहे थे। एल्विश यादव ने फाइनली एक वीडियो डाल दिया जिसपे 9.5 मिलियन व्यूज हो गए एक दिन में, जिसपे 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स है और 4.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक है। एक मिनट, कुछ नोटिस किया? एक और सबकॉन्शियस हैक था इस वीडियो में, फ्रेम पैनिंग। देखो, इंसानी दिमाग मोशन से ग्रस्त होता है, यानी फ्रेम्स चलते रहने चाहिए, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जूम, पैन। वैसे ये बात जो है वो प्रूफ हो चुकी है हमारी पिछली वीडियो में। आप एक बीमारी का शिकार हो चुके हो, आपको पता नहीं है, आपके नीचे जो वीडियो चल रहा है उसे आप देख रहे हो मुझे छोड़ के। ये वीडियो अपने आप में इंटरनेट का एल्गोरिथम समझ चुकी है कि अगर आपने इस वीडियो को किसी की वीडियो के नीचे डाला, 80% से ज्यादा का वॉच टाइम ले जाएगी, जिससे आपकी व्यूअरशिप इंक्रीज होगी। ये क्रिएटर्स जानते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा ऐसा क्यों होता है? इंसानी दिमाग मोशन से रिलेट करता है, उसे हर सेकंड में मोशंस दिखते हैं और जो नीचे मोशंस चल रहे हैं वो हमेशा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहते हैं कि अगला मोशन क्या होगा, तो आप उसे कंटिन्यू देखते रहते हैं। और साथ में अगर कोई क्रिएटर कुछ बोल रहा है तो वो आप सुनते भी रहते हैं। बस भाई थम जा थोड़ा। देखो, एक बात तो है, आप कितनी भी साइकोलॉजी सीख लो, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग आना बहुत जरूरी है ताकि आप उसे एडिटिंग से सिंक कर पाएं। अब ये जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ वो स्क्रिप्ट राइटिंग का पार्ट है, और अगर मैं एडिटिंग अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से करता तो क्या ही कर लेता मैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी बन जाता है। और एक मजे की बात बताऊं, आप जब तक ये वीडियो देख रहे थे हमने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया स्टोरी टेलिंग के ऊपर, डिस्क्रिप्शन चेक करो, मिल जाएगा। अब अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एडिटिंग टूल्स और सेटअप। देखो, हम ज्यादातर फिल्मोरा 13 और डाविंची रिजॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। डाविंची रिजॉल्व हम सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी कभी कभी। लेकिन अगर एनिमेशंस की बात आती है तो वो की फ्रेमिंग का खेल है पूरा, और की फ्रेमिंग के बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में ही बताया था। और अगर मैं सेटअप की बात करूं तो हम अपना हर वीडियो 4K में शूट नहीं करते हैं, लेकिन फिर ये 4K का सिंबल हमें कैसे मिल जाता है? आप भले ही फुल HD में अपनी वीडियो को एडिट करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसा सिस्टम
सिस्टम है उसके हिसाब से एडिट करें, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करें तो उसे 4K क्वालिटी में करें ताकि आपकी एडिटिंग लोगों को दिखे भाई कि अच्छी है। लेकिन फिलहाल चलते हैं अपने पार्ट 3 पे, एलिमेंट्स का कैसे बेस्ट यूज किया जाए वीडियो एडिटिंग के अंदर। एलिमेंट्स जैसे आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वगैरह वगैरह। आपको एक बात बताऊं, हम कभी कभी माइक्रो एनिमेशंस के लिए कैनवा का इस्तेमाल करते हैं। कैनवा के अंदर आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, वो भी एनिमेटेड। तो ऐसे कुछ एनिमेशंस, माइक्रो एनिमेशंस तो हम कैनवा से ले लेते हैं। क्योंकि मैं एक बिगिनर हूं तो मुझे जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, तो जुगाड़ है। अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो उससे भी इमोशंस आप जनरेट कर सकते हैं आपके फॉन्ट्स के जरिए। जैसे हमने अब एक चीज फिक्स कर ली है कि हमारा जो फॉन्ट होता है ना वो हैंडराइटिंग वाला ही होगा, जो हमारी यूएसपी धीरे धीरे बनती जा रही है। और आप कुछ सीखने आते हैं यहाँ पर, तो जो हैंडराइटिंग वाला वर्क होता है ना वो काफी ज्यादा इंगेजिंग लगता है। आप बिग टाइटल्स का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपको कोई चीज सिनेमैटिक दिखानी हो, तो कोशिश करो 1 से 2 फॉन्ट ही आप इस्तेमाल करो पूरी वीडियो के अंदर, और जो आप समझाना चाह रहे हैं उस फॉन्ट में क्लियरली विजिबल हो। तो वहां से एडिटिंग सिंपल भी हो जाती है और रिलेटेबल भी हो जाती है। देखो, मैं नहीं चाहता कि आपको बच्चों की तरह एक एक स्टेप समझाऊं कि ये लाइन में ये आ जाएगा, ये टाइमलाइन के ऊपर ये लगाओगे तो टेक्स्ट ऐसे आ जाएगा, क्योंकि उसकी आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर कि कैसे एडिट किया जाता है। लेकिन कोई आपको पीछे की प्रोसेस नहीं बताता, कौन सा कट लगाना है, कौन सा ट्रांजिशन लगाना है, ये सब तो आप सीख ही लेते हैं, लेकिन उसे किस जगह इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो कोई नहीं बताता। तो ये वीडियो का पार्ट सिर्फ उसी के ऊपर है। अब अगला पार्ट आता है कि कुछ हैक्स हमें बताओ कि हम एडिटिंग जल्दी से सीख सके। तो पहला ये है कि फुल ट्यूटोरियल सीखने के बजाय आप एक पर्टिकुलर चीज सीखें। एक मिनट, ये पहले भी बताया। कभी कभी क्या होता है कि कोर्सेज को सीखने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, और बोरिंग भी बहुत हो जाता है। और ये मेरे साथ भी यही हो रहा था कि कोई भी कोर्स सीखने जाओ शुरुआत से सिखाएंगे और बीच में कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, पूरा सॉफ्टवेयर सीखने के बजाय वो पार्ट सीखा जिसकी मुझे उस पर्टिकुलर वीडियो में डालने की जरूरत हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे एक वीडियो में टेक्स्ट को पीछे लाना है तो मैं वो कैसे लाऊंगा, तो मैं उसका ट्यूटोरियल देख लेता था, ना कि पूरा वीडियो का क्रैश कोर्स देखता मैं। मोशन ट्रैक का कैसे इस्तेमाल करूं, टेक्स्ट को ग्रेडियंट कैसे करूं, अलग अलग फॉन्ट्स को वीडियो में अलग अलग कैसे इस्तेमाल करूं, ब्लर कैसे करूं, जूम, पैन, वो सब कैसे करूं, तो वो पर्टिकुलर स्टेप कैसे होता है बस वो सीख लो। आपको पूरा कोर्स सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे आप जो छोटी छोटी चीजें सीखते जा रहे हो वो आपको पूरा सॉफ्टवेयर सिखा देगी। अब इसी बात पे थंबनेल की भी साइंस समझ लो लगे हाथ। और राइट वाली वीडियो में यूनिक कंटेंट बनाने के लिए 6 और हैक्स मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी बिजी। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, मैं इसका एडिटर बोल रहा हूँ। ये साला ऊपर की 2 वीडियो नहीं बताएगा ताकि तुम लोग इसे आगे ना निकल जाओ, तो मैंने डाल दिया।